कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक उसका शुभारंभ करूं उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन घंटी अवश्य बजाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज के टॉपिक जो रखा है समास उसके विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें। अभी हमने जो है संधियों को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, जान लिया है। संधि और समास में ज्यादा अंतर नहीं है। संधि दो वर्णों के मिलने से जहां एक नवीन वर्ण का या विकार उनमें होता है उसको क्या कहते हैं? संधि। जैसे हमने करवाया था अ प्लस ई बराबर ए, यह है संधि। और जो समास है वो होता है दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक छोटा रूप बना देना, वो क्या कहलाता है? समास। यानी कि समास पदों में होता है, जबकि संधि हम किसमें कर रहे थे? वर्णों में। समास तो सबसे पहले जान लेते हैं समास बनता कैसे है। तो समास है जी, कैसे बनता है? सम प्लस अस प्लस घै। सम प्लस अस प्लस घै, इनसे बनता है समास। ये सम क्या है इसमें, और ये अस क्या है, ये घै क्या है? पहले इसको समझ लेते हैं। सम जो है यह उपसर्ग, और अस जो है यह धातु, और घै जो है यह प्रत्यय। सम अस घै इन तीनों के मिलने से उपसर्ग जो है धातु से पहले जो भी लगता है वो कहलाता है उपसर्ग, और जो धातु के बाद में लगता है वो कहलाता है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ेंगे। स्फिक्स और परिफिक्स अंग्रेजी में इनको बोला जाता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक पूर्व अस धातु में घै प्रत्यय मिलने से निर्माण होता है जी किसका? समास का। अब आपको पता लग गया समास का निर्माण कैसे होता है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घै प्रत्यय जुड़ने से समास शब्द का निर्माण होता है। और इसकी यदि परिभाषा हम संस्कृत में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? अनेक पदानाम, अनेक पदों का एक पदी भवनम, अनेक पदों का एक पद हो जाना, बन जाना, इति समास है। यही क्या है? समास है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम इति समास है। या दूसरी भाषा में इसको कहीं समझने का प्रयास करें। समसनम समास है। समसनम संक्षिप्त रूप हो जाना ही क्या कहलाता है? समास। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण ही समास है। संक्षेपीकरण यानी कि संक्षिप्त करना। कैसे? जैसे
दो वाक्य लिखे मैंने, पितानी एवं रानी यस्य से, या फिर विद्या एवं धनम यस्य से। तो पितानी एवं रानी यस्य से पीतांबर, इसकी जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, पीतांबर। और विद्या एवं धनम यस्य से, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, विद्याधन है। तो ये इस वाक्य का क्या हो गया है, संक्षेपीकरण, संक्षिप्त रूप। और इसी संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, समस्त पद। समस्त पद कहते हैं इस संक्षेपीकरण को, जो संक्षिप्त रूप बन जाता है उसी को कहते हैं हम समस्त पद। और ये जो इधर बिखरा हुआ रूप है, इसको हम क्या बोलते हैं, विग्रह। इसको क्या बोलते हैं, विग्रह। अलग अलग करना, यह है विग्रह। और ये जो है, ये क्या है, समस्त पद। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो वर्णों के मेल से बनती है संधि, और अनेक पदों का एक पद बन जाना ही समास कहलाता है, यानी कि वो समास है अनेक पदों का, या संक्षेपीकरण करना ही समास कहलाता है। और जो संक्षेपीकरण करके शब्द बनते हैं उनको कहते हैं समस्त पद। और इन समस्त पदों का ही जो विग्रह रूप है, टुकड़े टुकड़े है, उसको क्या कहते हैं, विग्रह। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। तो समस्त पद और विग्रह आप समझ गए, मिला करके जो हम संक्षिप्त रूप बना देते हैं वो क्या कहलाता है, समस्त पद। और उसके अलग अलग से टुकड़े करना, वो क्या कहलाता है, विग्रह। यदि आप अब इसकी परिभाषा को समझें, किसकी परिभाषा को, समास की। किसकी परिभाषा, समास की। क्या है, दो या दो से अधिक दो पद तो होंगे। ये ध्यान रखें, दो पदों में पहले वाला जो पद है वो कहलाता है पूर्व पद, और जो बाद वाला है वो कहलाता है उत्तर पद। पूर्व पद, उत्तर पद। क्लियर। तो दो या दो से अधिक सार्थक पदों का, सार्थक मतलब अर्थ जिसका निकलता हो, वो कहलाता है सार्थक। सार्थक पदों के मध्य विभक्तियों का लोप होने पर समास होता है। कम से कम दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद, वो जो सार्थक पद हैं उनके बीच जो विभक्तियों का लोप होता है उसी को क्या कहते हैं, समास। जैसे राज्य पुरुष है, ये विभक्ति है कौन सी, षष्ठी। इसका लोप होकर के समस्त पद क्या बनता है, राज पुरुष है। इसी प्रकार विद्याहीन है,
ये विद्या लता की तरह कौन सी विभक्ति है यहां? तृतीया। इस विभक्ति का लोप होकर के क्या बनता है इसका समस्त पद? विद्याहीन है। तो इस तरह विभक्तियों का लोप होकर के जो एक समस्त पद बनता है उसी समस्त पद को हम क्या कहते हैं? समास। ठीक है जी। तो परिभाषा आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी, और ये इसके उदाहरण ऐसे अनेक उदाहरण आप अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं, केवल समझाने के लिए मैंने यहां पर बताया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद। समास के भेद। पदों के प्रधानता पदों के प्रधानता के रूप में समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। और नंबर 4, बहुव्रीहि समास। मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं। किसके रूप में? पदों की प्रधानता के रूप में। तो अव्ययी पद जो है अव्ययी भाव समास है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। उसके बाद तत्पुरुष समास, उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, दूसरी तरफ पद, उत्तर पद की प्रधानता। नंबर 3, द्वंद्व समास। यहां पर दोनों पद कहो या कहो सभी पदों की प्रधानता होती है, जितने भी पद इसमें हो। संक्षेप में लिख दिया, दोनों पदों की प्रधानता। अब जो आता है ये बहुव्रीहि समास, इसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि जो अन्य पद है उसके अर्थ की प्रधानता होती है। अन्य पद से जो विशेष अर्थ निकलता है उस अर्थ की प्रधानता रहती है बहुव्रीहि समास में। तो मुख्य रूप से ये 4 समास ही माने जाते हैं पदों की प्रधानता के रूप में। और वैसे आप कहें तो 6 भेद होते हैं। 2 भेद और किसके होते हैं? तत्पुरुष समास के। किस समास के? तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय और एक है द्विगु।
1 2 और 4 ये कुल मिला के सामान्यतः पूछे तो ये है वही 6 भेद। और यदि पदों की प्रधानता के रूप में पूछा जाए तो मुख्य रूप से 4 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 द्वंद्व, नंबर 4 बहुव्रीहि समास। और 2 समास अन्य और होते हैं जिनके नाम है कर्मधारय और द्विगु। ये दोनों जो समास हैं ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, लेकिन अलग रूप से भी गिने जाते हैं। तो क्या कहेंगे? नंबर 1 अव्ययीभाव, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुत मेहनत से पढ़ाना होता है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट अवश्य करें, टिप्पणी कक्ष में टिप्पणी अवश्य लिखें कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं वैसे व्यर्थ में ही मेहनत कर रहा हूं। तो आप टिप्पणी कक्ष में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करिएगा। आज के लिए इतना ही है और कल से हम शुरू करेंगे अव्ययीभाव समास। तो वीडियो में धैर्य के साथ अंत तक बने रहें हमेशा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।